Good afternoon to all of you, dear students. I hope you all are happy and healthy, and I also can imagine that you enjoyed your Diwali festival in a good manner. After a long break, we are here again to discuss our studies in further side. Today in this video we are going to talk about energy consideration in chemical reactions. As you know that in our previous videos we were discussing about type of reactions. After the type of reactions we will discuss about energy considerations in that reactions. Dear students, as we know that some reactions are reversible reactions and some reactions are irreversible reactions. वे रिएक्शंस जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, अर्थात जिनमें केवल रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट्स में ही कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्जन नहीं होता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इररिवर्सिबल रिएक्शंस। जबकि वे रिएक्शंस जो बोथ साइड्स में चलती हैं, अर्थात जिनमें क्रिया करके प्रोडक्ट्स में और उन्हीं समान कंडीशंस में प्रोडक्ट भी वापस से रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की रिवर्सिबिलिटी अथवा इररिवर्सिबिलिटी के प्रिडिक्शन और निर्धारण में ऊर्जा स्टडीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनर्जी स्टडीज ये डिसाइड करने के लिए किए जाते हैं कि उत्क्रमणीयता अथवा अनुत्क्रमणीयता में से कौन सी कंडीशंस किसी अमुक रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की एनर्जेटिक्स या ऊर्जा अध्ययन को सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांटते हैं। उत्क्रमणीय ऊष्मागतिकीय अध्ययन, जिसे हम थर्मोडायनेमिक स्टडी भी कहते हैं, अथवा काइनेटिक स्टडी या बलगतिकीय अध्ययन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभिक्रियाओं की, रासायनिक अभिक्रियाओं का ऊष्मागतिकीय अध्ययन, इसकी अगर हम बात करेंगे तो लेट मी टेल यू दैट अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, जिनमें विभिन्न मात्रा तक क्रियाकारक व उत्पाद आपस में अंतः परिवर्तित होते रहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में उत्पादों व क्रियाकारकों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह साम्यावस्था की स्थिति में मानी जाती है। इट मीन्स जैसे ए और बी की सांद्रताओं में अगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है तो हम ए और बी को साम्य की स्टेट में मानते हैं और स्क्रीन पर दिए गए अनुसार हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। साम्यावस्था में साम्य स्थिरांक, जिसे के इक्विलिब्रियम या के EQ से डिनोट करते हैं, को हम अगर प्रदर्शित करना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। यहाँ बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बता रहा है और ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बताता है। डियर स्टूडेंट्स, जिस अभिक्रिया में उत्पादों का स्थायित्व इस क्रियाकारकों से अधिक होता है, वह अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है।
उत्पाद या प्रोडक्ट जितने अधिक स्थायी होंगे, अभिक्रिया कंप्लीट होने की परसेंटेज भी उतनी ही अधिक होती है। वो अराउंड 100 के आसपास 99% तक अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब क्रियाकारकों से उत्पादों के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। जो हीट है वो या तो एब्जॉर्ब्ड होगी या उत्सर्जित होती है। एवं अभिक्रिया के एंट्रोपी में भी परिवर्तन होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक जो है K, इन दोनों के पैरामीटर्स जैसे एंथैल्पी चेंज अथवा एंट्रोपी चेंज पर निर्भर करता है। क्योंकि डेल्टा H डेल्टा S गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा G में जो रिलेशन है वो डेल्टा G इज टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। यहाँ T टेम्परेचर है। यदि डेल्टा G का मान नेगेटिव हो अर्थात 0 से कम हो तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्रसर होती है। यदि डेल्टा G का मान पॉजिटिव हो अथवा 0 से ज़्यादा हो तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रगति करेगी या मूव करेगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार डेल्टा G का मान 0 हो तो अभिक्रिया साम्यावस्था में कहलाती है और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP जिसे हम बोलते हैं पर अभिक्रिया को हम रिप्रेजेंट स्क्रीन पर दिए गए समीकरण के अनुसार करते हैं। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। डियर स्टूडेंट्स, ये कई बार काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा G का मान क्या होगा, और अगर डेल्टा G का मान 0 है तो अभिक्रिया की क्या कंडीशन होगी, साम्यावस्था में होगी अथवा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अथवा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि डेल्टा G इज इक्वल टू 0 है तो अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में होगी। साम्यावस्था की ये शर्त है। डेल्टा G का मान नेगेटिव होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः होगी और अग्र दिशा में आगे बढ़ती है। डियर स्टूडेंट्स, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व साम्य स्थिरांक के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो लेट मी टेल यू डेट डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log K इक्विलिब्रियम। इसे अगर log को log 10 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो यह समीकरण डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 K इक्विलिब्रियम इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ R गैस कांस्टेंट है। इस प्रकार समीकरण जो डेल्टा G इज नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log 10 है, इस समीकरण की सहायता से किसी उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन का हम निर्धारण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार काइनेटिक स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट ये हमेशा ही आवश्यक नहीं होता है कि एक ऋणात्मक डेल्टा G वाली अभिक्रिया एक उपयुक्त समय अवधि में पूर्ण हो जाएगी। डेल्टा G नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, लेकिन टाइम पीरियड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम थर्मोडायनेमिक स्टडी से नहीं ले सकते। कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी उसकी पॉसिबिलिटी को अगर हम देखना है तो थर्मोडायनेमिक स्टडी पर कंसंट्रेट करना होगा। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया पॉसिबल है होगी तो किस स्पीड से होगी, किस रेट से होगी, किस वेग से होगी, इसकी निर्धारण के लिए हमें काइनेटिक स्टडी पर डिस्कस करना होगा। डेल्टा G का ऋणात्मक मान अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तितता
या स्पॉन्टेनिटी की आवश्यक शर्त है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अन्य कारक भी अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्कीन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन कमरे के तापमान वे एक दूसरे से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते एवं वर्षों तक उन्हें एक साथ संग्रहित या इकट्ठा या एकत्रित किया जा सकता है। यहाँ डेल्टा जी तो ऋणात्मक है, लेकिन अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया की प्रगति के लिए इसका काइनेटिक स्टडी भी किया जाना आवश्यक है। किसी अभिक्रिया का ऊष्मागतिकीय अध्ययन केवल साम्य की स्थिति को बताता है, अभिक्रिया के वेग को नहीं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उसके बलगतिकीय अध्ययन से निर्धारित किया जाता है। काइनेटिक स्टडी से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए क्रियाकारक के अणुओं में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिसे हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा कहते हैं। इसकी वैल्यू औसत ऊर्जा एवं एक्टिवेशन एनर्जी के योग के बराबर होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट क्रियाकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे हम E1 से डिनोट करते हैं। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो सिस्टम में ऊर्जा उत्सर्जित करती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, अथवा जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है। इन अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। इसी प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं या एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें तो लेट मी टेल यू दैट वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सिस्टम से ऊर्जा का अवशोषण निकाय में ऊर्जा के उत्सर्जन की तुलना में अधिक होता है, अर्थात कलेक्टिव रूप से जो सिस्टम से ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें हम एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है और रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ अधिक होती है। डियर स्टूडेंट्स, अभिक्रिया का वेग या दर, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समय के साथ क्रियाकारक अथवा उत्पादों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को ही हम अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनमें कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है, एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, प्रेशर है, ताप है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है। क्रियाकारकों की प्रकृति की बात करें तो क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था, कणों का आकार और क्रियाकारकों की रासायनिक प्रकृति अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। क्रियाकारकों की सांद्रता की अगर बात करें तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी अधिक होती है। प्रेशर का जो फैक्टर है वो गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताप की अगर बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर वृद्धि के साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक स्टडी से रिलेटेड कुछ और
बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप आज तक के इस डिस्कशन को अच्छे से तैयार कीजिए। इससे रिलेटेड क्यूरीज को भी हम कभी किसी वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।